बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे बानी पीटीआई के सहूलतकारों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कहानी की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ैसला और 3 ऑप्शंस, इस हवाले से भी एक अलग ख़बर है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और एक बड़ी गिरफ़्तारी, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिस्कस करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उन पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर नाज़रीन, जिसकी कल सोशल मीडिया पे बड़ी धूम हुई और तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से, तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, जो जंगजू हैं, उनकी जानिब से बड़ा धूम धड़क्का किया गया, बड़े डंके बजाए गए। जो असद कासर साहब ने ऐलान किया कि 2 हफ़्तों में हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा अलाइंस बनाने जा रहे हैं। अब उस अलाइंस की बात करें तो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर्स भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंट में इस वक्त अगर हम बात करें तो कौमी असम्बली में एक बड़ी सियासी जमात है। मुसम्मिक नवाज़ के बाद आप कह लें, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अभी तक तो तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं मिली। तो ये जो दावा था कि हम बड़ा इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, लेकिन जो दीगर सियासी जमातें जो निगोशिएशन कर रही हैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ शामिल हो सकती हैं, वो कोई इतनी प्रोमिनेंट दिखाई नहीं दे रही थी। उसमें 2 जमातों का नाम आ रहा था, एक जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का, कि ये अगर शामिल हो गए तो डेफ़िनेटली ये जो फिर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद होगा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ा मजबूत हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक ग्रैंड अलाइंस बन जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी ने बेशक सोशल मीडिया पे जो भी डंके बजाए गए, शोर शराबा किया गया, लेकिन जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया है कि वो जो मुश्तरका जो चीज़ें हैं उस पर हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातों के साथ चलेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जहाँ तक नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की बात है, तो पिछले दिनों जो एक स्टेटमेंट सामने आया था, जो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था कि तहरीक-ए-इंसाफ इस बात पर राज़ी होगी है कि असम्बलियाँ और KP असम्बली और नेशनल असम्बली से रिज़ाइन देने के लिए तैयार है, KP असम्बली को तहलील करने के लिए तैयार है। तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के निगोशिएशन या जो मुज़ाकरात चल रहे थे हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल होने के लिए, मौलाना साहब के स्टेटमेंट के बाद जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की नफ़ी कर दी गई कि ऐसी कोई बात हमने किसी किस्म की यकीन दहानी के KP असम्बली तहलील करेंगे, कौमी असम्बली से रिज़ाइन करेंगे, ऐसी कोई यकीन दहानी हमने मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं कराई। तो बैरिस्टर गौहर के इस स्टेटमेंट के बाद ज़ाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट पे दावे पे ये सवाल उठे कि मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं, मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था बैरिस्टर गौहर साहब का, उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मौलाना फजल रहमान में जो मामला चल रहे थे इत्तेहाद की तरफ जाने के, वो मामला भी ख़राब हो गए हैं। मौलाना साहब और मौलाना साहब की जमात के बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ के इस मौक़िफ़ के बाद पीछे हट गए हैं कि ये हमारे साथ बात करके, अब मौलाना साहब ने अगर कोई स्टेटमेंट मीडिया पे दे ही दिया है तो उनकी नफ़ी करके उनको झूठा जो है वो साबित कर दिया गया है। तो 2 सियासी जमातें सरदस्त जो हैं, जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब की जो जमात है, वो इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होने जा रही। बाकी देखते हैं, 15 दिन की असद कैसर साहब ने डेडलाइन दी है कि 15 दिन के बाद हमारा इत्तेहाद सामने आ जाएगा। तो देख लेते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कौन सी बड़ी सियासी जमात शामिल होती है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जिनके ख़िलाफ़, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दावे चले, कुछ वीडियोस चली जिसमें उनके सर की कीमत लगाई गई। तो उसमें एक जो मौलाना ताहिर सैफ़ी थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, और जो दूसरे जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चली, मौलाना ज़हीरुल हसन शाह, वो तो अभी तक फ़रार हैं, एट लार्ज हैं, गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। लेकिन एक और मुलज़म जो हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के सर की कीमत लगाने वाले मौलाना अब्दुर्रहमान, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाक पतन से उनको गिरफ़्तार किया गया है। हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं फ़याज़ महमूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर भी हैं, उनके शहर से ये बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और अब्दुर्रहमान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया है।
इसके अलावा नाज़रीन सोशल मीडिया के हवाले से चलें एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। उस्मा बुखारी साहबा जिनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे वो फेक वीडियोस बना के वायरल की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ के वारिस भी शामिल थे। तो जो उस्मा बुखारी साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट में आज उस्मा बुखारी साहबा की दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है, जिसमें उस्मा बुखारी साहब ने ये कंप्लेंट की है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है उनके ख़िलाफ़ एक नई वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जो अपलोड कर दी गई है और वो वीडियो FIA को दे भी दी है। FIA से जब पूछा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा की तरफ से कि आपने जो x.com है जिस पर इस तरह की वीडियोस या फेक जो चीज़ें चलती हैं उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, एक्स के साथ आपकी कोई बातचीत हुई है, कोई रब्ता हुआ है? तो FIA के हुकाम की जानिब से इस सारे मामले से कि FIA के साथ कोई रब्ता है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस हुई है नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर लाजमी का इजहार किया गया। लेकिन अदालत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसके कोई कवायद भी होंगे और वो आपके मुल्क तक अगर उसकी सर्विस चल रही है तो उसके लिए वो जवाब दे तो उनको होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज इस केस में उस्मा बुखारी साहबा के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चली है उस पर आइंदा समाअत पे PTA को जो है वो समन करके तलब कर लिया गया है और आइंदा जो समाअत है वो 5 अगस्त को होगी। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की बात हुई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिक्र करना भी ज़रूरी होगा, जहाँ पर शिबली फराज साहब ने ECL से अपना नाम निकलवाने के लिए रजू किया था। तो आज जैसे तारिक महमूद जंगेरी साहब ने शिबली फराज साहब का नाम जो है वो ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है और 1 हफ़्ते की डेडलाइन दी गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर ये जो नाम है शिबली बुखारी साहब का, शिबली फराज साहब का जो शामिल किया गया ECL में, इसको निकाला जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने शहबाज गिल के भाई ग़ुलाम शबीर की बाजियाबी का हुक्म दे दिया है। 6 अगस्त तक जो है ग़ुलाम शबीर को बाजियाब करके अदालत में पेश किया जाए और जो हुक्मनामा है ग़ुलाम शबीर की बाजियाबी का, ये हुक्मनामा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने वज़ीर आज़म और इस हुक्मनामे के हवाले से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी आगाह करने का हुक्म दिया गया है। और साथ में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन उन्होंने कहा कि इदारे यानी जो सिक्योरिटी इदारे हैं अगर वो इनकार हो जाएँ कि बंदा उनके पास नहीं है तो फिर सूरत बड़ी ख़तरनाक हो जाती है। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हमारे जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। स्टेट कौंसल को मुखातब करके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप मेरे चैम्बर में आ जाएं, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा। अब ये जो नाज़िम मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए हैं अपनी डिग्री के हवाले से, ज़ाहिर सी बात है कि ये पेवस्ता है जो जस्टिस तारिक महमूद जंगेरी साहब हैं जिन्होंने आज शिबली फराज साहब का नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया है, उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कंप्लेंट आई थी उस कंप्लेंट के तनाज़ुर में, क्योंकि उसमें जस्टिस जंगेरी साहब की जो डिग्री है उसको क्वेश्चन किया गया था, तो उसी तनाज़ुर में जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्टेट कौंसल मेरे चैम्बर में आ जाएँ और मैं उनको अपनी डिग्री भी दिखा दूंगा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एहसासों की डिटेल चाहिए हो तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ और कोई ऑर्डर अगर हम करते हैं तो आगे से जो हुकाम है वो बेबस हो जाते हैं और लोग लापता हो रहे हैं, इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। अब नाज़रीन जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, ग़ुलाम शबीर साहब अगर लापता हैं तो उनकी बाजियाबी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, रियासत की ज़िम्मेदारी है हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना, हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। लेकिन ये जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने रिमार्क्स दिए ना डिग्री के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि वो पेवस्ता हैं जंगेरी साहब के ख़िलाफ़ जो शिकायत दर्ज की गई है, मेरे ख्याल से जब एक शिकायत जो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेंडिंग पड़ी है तो आम लोग तो बात करें, आम लोगों को तो शायद इतना एहसास नहीं होता, लेकिन अगर कोई जज है, बेशक उसकी अपनी कोर्ट का जज है, अपना कुलीग है, तो मेरे ख्याल से जब मामला कौंसिल में पेंडिंग है तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से मैं जो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी थे, नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि एक फ़ोरम है, अब उस फ़ोरम को ये मामला देखना है। इसके अलावा नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन जिनको गिरफ़्तार किया गया था, कल जो उनके खिलाफ FIA का मुकदमा था उसमें तो उनकी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई थी, लेकिन आज जो दूसरा उनके खिलाफ केस है CTD का, दहशतगर्दी का, उसमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड के लिए 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ था, उन्हें आज पेश किया गया था जज साहब की अदालत में और प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि मज़ीद मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार करने थे वो नहीं हो सके हैं, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर रेड किए हैं लेकिन गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। लेकिन चूँकि प्रोसिक्यूटर ने कहा CTD के कि मुल्ज़म की कस्टडी चाहिए ताकि मुल्ज़मान तक हमें रसाई मुमकिन हो सके, लेकिन रऊफ़ हसन के वकील अली बुखारी साहब पेश हुए, उनकी तरफ से ये कहा गया कि रऊफ़ हसन से कोई रिकवरी नहीं हुई है और सिर्फ ईमा का जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। मुद्दई मुकदमा का जो स्टेटमेंट है रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ वो भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया, तो उनकी तरफ से कहा गया कि रऊफ़ हसन बीमार भी हैं, सीढ़ियाँ भी आज नहीं चढ़ सके थे, नीचे काफ़ी देर वो सीढ़ियों के नीचे खड़े रहे,
तो लिहाजा उनको इस केस से डिस्चार्ज कर दे। बल्कि अली बुखारी साहब ने कहा कि इस केस में तो उनका जिस्मानी रिमांड देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बहरहाल अदालत ने उनकी जिस्मानी रिमांड के ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया। और इसी तरीके से जो अहमद वकास हैं, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर भी आज ATS अदालत में जो है वो समाअत हुई है और उनकी लीगल टीम की तरफ से अहमद वकास की ज़मानत की इस्तदा की गई कि अगर मज़ीद उनको जेल में रखा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी जो है वो नाकाबिल तलाफ़ी जो है उसको नुकसान पहुँचेगा। और ज़मानत आप अदालत से कहा गया कि आप एक्सेप्ट करें, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुखालफत की गई। तो इस केस में भी जज साहब ने फ़ैसला महफूज करे, लेकिन बाद दोनों केसेस का फ़ैसला जो अदालत की जानिब से सुनाया गया उसमें रऊफ़ हसन का 1 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड अदालत की जानिब से दे दिया गया है। और जो अपने अहमद वकास जंजुआ हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत को अदालत की जानिब से रद्द कर दिया गया है। यानी अब अगर अहमद वकास जंजुआ ने ज़मानत लेनी है तो उन्हें एपलेट फोरम पर दरख्वास्त ज़मानत दायर करके जो है वो रुजू करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो मुज़ाकरात की कहानी चल रही है, जो पिछले कुछ दिनों से इमरान खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयानात हैं, वो बदले बदले इंटायरली 180 डिग्री का उसमें यूटर्न दिखाई दे रहा है। तो अब मुज़ाकरात की जो कहानी है नाज़रीन, रात हामिद मीर साहब एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुज़ाकरात के 3 राउंड हुए हैं और वो सबोताज हो गए और अब चौथा ये राउंड है। और उसकी कामयाबी के हवाले से भी हामिद मीर साहब, एंकर साफ़ी इतने श्योर नहीं थे कि वो कह रहे थे कि देखें क्या होता है इस चौथे राउंड का, कामयाबी होती है, कामयाबी नहीं मिलती। तो नाज़रीन, मैं आपको इस खबर के हवाले से बताता चलूँ कि जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है, पहले जो बातचीत हुई थी वो कोई मुज़ाकरात नहीं थे और वो खान साहब के चाहने वाले थे। कुछ रिटायर्ड अफसरान थे, आला अफसरान थे, जो चाह रहे थे कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो मामलात हैं उनको सुलझाया जाए, जो उलझ चुके हैं उस गुत्थी को सुलझाया जाए और मामलात को बेहतर किया जा सके। लेकिन वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब दिया गया कि इस मामले पे किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। यानी जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुज़ाकरात से सिरे से इनकार ही कर दिया गया तो फिर कौन से मुज़ाकरात। और ज़ाहिर सी बात है कि वो मुज़ाकरात जो आगे ना बढ़ने की एक जो मेन वजह थी वो खान साहब का अपना कंडक्ट है, खान साहब की अपनी ज़ुबान है कि खान साहब ने माजी में जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और इतने इंतहाई संजीदा तो नहीं कहूँगा, संजीदा तो बड़ा छोटा लफ्ज़ होगा, घटिया कह सकते हैं या बिलो द बेल्ट कह सकते हैं कि इस तरह के जब आप इल्ज़ामात लगाएं। 9 मई के वाक़े को आप देख लें कि खान साहब 9 मई का वाक़या भी उन्हीं इदारों के ऊपर डालते हैं, तो फिर कैसे आपके साथ कोई मुज़ाकरात करेगा। और फिर जो आप बयानात देते हैं उसका ना सर होता है ना पैर होता है, तो आपके साथ तो जो एतमाद की फ़िज़ा है वो तो बरकरार, वो तो बहाल नहीं हो सकती। ख़ुद अपना इमरान खान साहब ने एतमाद जो है वो इदारों में जो है वो मजरू कर दिया है। तो पहले भी मुज़ाकरात नहीं हुए थे, अभी भी आज के दिन तक मैं बात करूं और आइंदा आने वाले कुछ दिनों की मैं मज़ीद भी बात कर सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि खान साहब के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने हैं, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। हाँ, अलबत्ता अब खान साहब की तरफ से पहले खान साहब के जो चाहने वाले थे, जो खान साहब के सपोर्टर आप कह लें, वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब खान साहब ने ख़ुद कोशिशें शुरू की हैं, अपने पार्टी के लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप इस मामलात पर इंगेज करें और मुज़ाकरात के टेबल पे जाएं और पहले तो आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने मुज़ाकरात कैसे करने हैं, बदएतमादी को, फासलों को और इख्तलाफात को ख़त्म कैसे करना। तो अब खान साहब खुद चाह रहे हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बड़े फ़ख्र के साथ कहा जाता है कि खान साहब डट के खड़े हैं, खान साहब डट के नहीं खड़े। और ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट बज़ाहिर ठीक लगता है कि खान साहब पाँव भी पकड़ेंगे तो बातचीत पाँव पकड़ने तक अगर नहीं पहुँची है, लेकिन रास्ते जो हैं या डायरेक्शन जो है वो उसी सिमत में जाती हुई जो नज़र आ रही है। तो कोई किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला, 3 ऑप्शंस और जवाज़ मिल गया, ये क्या मामला है। तो मामला नाज़रीन ये है कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कसरत राय के साथ, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन को 15 दिन एक दिए गए, 7 दिन मज़ीद दिए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये तो किया कि PTI के वो लोग जिनके नॉमिनेशन पेपर की हद तक, सिर्फ पेपर में, ये नहीं कि तमाम तकाज़े पूरे करके सेक्शन 66 का डिक्लेरेशन भी जमा करवाया, जो कि वो तकाज़े पूरा करना ज़रूरी है और वो कानून का तकाज़ा है, वो इलेक्शन कमीशन का तकाज़ा नहीं है कि आप अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाते हैं तो उसके साथ आपने टिकट ना दें तब भी कुछ नहीं, बस आपने कह दिया आप उसी सियासी जमात के कैंडिडेट कंसिडर होंगे। नहीं, कानून कहता है कि जब तक आप पार्टी सर्टिफिकेट नहीं लेके आएंगे, पार्टी का टिकट लेके नहीं आएंगे और सेक्शन 66 का आप डिक्लेरेशन नहीं देंगे, आपको उस सियासी जमात का कैंडिडेट नहीं माना जा सकता। कानून आपको
इस बात की इजाज़त नहीं देता और कानून में इस बात की ज़रा बराबर गुंजाइश भी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 39 और इसी तरीके से KP पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अरकान को, जिसमें की तादाद 93 बनती है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन सब्जेक्ट टू द रिव्यू पिटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, उसकी फेट तक, उसका फैसला होने तक। लेकिन आज दूसरी तरफ हुकूमत ने जो इकदाम उठाया उसमें यह किया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के हवाले से जो है एक बिल बनाया गया, कौमी असम्बली में इंट्रोड्यूस करवाया गया, कामा कमेटी में उसको अप्रूव भी किया गया कसरत राय के साथ। आज नाज़रीन ये जो बिल है, ये बिल कौमी असम्बली में पेश होना था, लेकिन ये बिल पेश नहीं किया गया। इसकी वजह नाज़रीन ये बनी है कि एक तो वज़ीर आज़म ने कल अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करके ये ऐलान किया था कि आज जो है जो इस्माइल हनिया की शहादत हुई है, जो उनका कत्ल किया गया है, इस कत्ल के इक़दाम के ख़िलाफ़ मुल्क भर में यौम शोक मनाया जाएगा। आज कौमी असम्बली में इस कत्ल पर इस्माइल हानिया की शहादत ज़ाहिर सी बात है, लेकिन है तो कत्ल, शहादत उनकी कत्ल के नतीजे में हुई है। तो एक मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें इसराइल का नाम भी शामिल किया गया है। कल मैं TV पे देख रहा था, कुछ दोस्त बात कर रहे थे कि इसराइल का नाम जो है फ़ॉरेन ऑफिस की वो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट है उससे निकाल दिया गया। भाई उसकी प्रेस रिलीज में तो मौजूद है। ये भी आप देख लेते कि जो जुमेरात के रोज़ फ़ॉरेन ऑफिस की जो तर्जुमान हैं नसीम ज़ोरा, अपना मुमताज़ ज़ोरा साहबा, उनकी तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें भी इसराइल का बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ नाम लिया गया। कोई किसी किस्म की गुंजाइश या कंसेशन उसमें नहीं रखी गई। लेकिन बहरहाल होता है ना कि एक इशू क्रिएट करना है, कि इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन बहरहाल आज कौमी असम्बली ने उस कत्ल के इक़दाम के ऊपर करारदाद भी पास की है। लेकिन इस करारदाद की वजह से जो जुमे के बाद अभी कुछ देर में जो अपने गायबाना नमाज जनाजा है वो भी इस्माइल हानिया की अदा की जाएगी। इस करारदाद की वजह से जो है वो आज जो तरमीमी बिल था वो कौमी असम्बली के इजलास में जो है वो पेश नहीं किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का जो बिल है, जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये तरमीम, ये कानून में तब्दीली की जा रही थी। तो आज इसलिए ने पेश किया गया कि यौम शोक भी है, मुज़म्मती करारदाद भी इस्माइल हानिया के कत्ल के ख़िलाफ़ अप्रूव होनी थी। तो अब ये जो बिल है ये पेश किया जाएगा अब पीर के रोज़, और पीर के रोज़ जो है इस बिल को कौमी असम्बली से अप्रूव करके फिर सेनेट को जो है भिजवा दी जाएगा। 3 ऑप्शन का नाज़रीन इस मामले पे मखसूस नशिस्तों के पर मामला ये है कि ये जो नज़रसानी तहरीक इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर रखी है, उस नज़रसानी को सुप्रीम कोर्ट पर फाइल करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन 3 मुख्तलिफ मुकला के नामों पर, ऑप्शन पर गौर कर रहा है। किस वकील के साथ नज़रसानी में जाना है ये अभी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।